मेरा नाम राहुल है। मैं अपनी गरीबी से बहुत ही परेशान था और हर जगह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, लेकिन कहीं भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देकर लौट ही रहा था कि रास्ते में बहुत गर्मी थी। सर उठाकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो धूप चिलचिलाती हुई आंखों में लग रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। आज गर्मी ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं अपने हाथ में पकड़ी फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छाव बनाने की कोशिश करने लगा। सड़क किनारे मैं तेज तेज कदम उठाता चलता चला जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक पेड़ नजर आया। मैं उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूप फैली हुई थी। इस पेड़ की छाव में खड़े होकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर देखा तो पानी भी खत्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं भी मुझे नल नजर नहीं आ रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था। एक मैं ही बेरोजगार था। पता नहीं कौन सा भाग्य लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर मैं आस-पास नजर दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी मिल जाए। अभी मैं आस-पास देख ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। तभी किसी ने मेरे हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने जैसे ही उस हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल ठीक मेरी तरफ बढ़ी हुई थी। वह बिल्कुल दूध जैसा सफेद हाथ, उसमें सोने की अंगूठी और चमकीली चमकीली चूड़ियां थी। मैंने इस हाथ से नजरें उठाकर उस इंसान के चेहरे की तरफ डाली तो मैं चौंक गया था। वह एक औरत थी। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र करीब 45 साल लग रही थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका शरीर ऐसा था जैसे किसी 30-35 साल की औरत का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा हुआ था। उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। कहने लगी, यह लो, ये पानी पी लो। तुम्हें प्यास लग रही है ना? मैं वहां दूर से खड़ी हूँ। तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम ज्यादा ही परेशान होकर आ रहे हो। मैंने भी ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा, क्योंकि अब मैं भी ज्यादा देर पानी के बिना नहीं रह सकता था। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। एक ही सांस में वह पानी खत्म कर चुका था मैंने वह बोतल उस औरत को वापस कर दी। वह गाड़ी से आई हुई थी। देखने में काफी अमीर लग रही थी। उसका गेटअप बता रहा था कि वह बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। मैंने उस औरत को थैंक यू कहा और उन्हें बताया कि जी मैं यहाँ पर पास में ही अपने जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। मैं हिंदुस्तान के कई बेरोजगार लड़कों में से एक हूँ। काफी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा ही दिखा देती है। जानता हूँ कि हर जगह सोर्स के थ्रू ही नौकरी मिल जाती है, लेकिन मेरा सोर्स लगाने वाला कोई भी नहीं है। मेरा इतना पढ़ा लिखा होने का कोई भी फायदा नहीं। फिलहाल आपका थैंक यू। मैंने इस औरत को एक दो बार फिर से थैंक यू कहा और जल्द से जल्द मैं अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर मुझे खाना बनाने के लिए सब्जी भी लेकर जाना था। वहाँ मेरी बीमार माँ और जवान बहन मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब मैं यहाँ से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता तभी मेरे घर में मुझे खाना बना हुआ मिलता, क्योंकि एक मैं ही था जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी। इसीलिए मैं अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। इस औरत को शुक्रिया अदा करके मैं वहां से तेज कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में मैं ज्यादा से ज्यादा पैदल जाता था, क्योंकि रिक्शा में भी पैसे ही दिए जाते हैं। कोई हमें फ्री में तो घर तक नहीं पहुंचा सकता ना।
और यहाँ मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। बहुत सोच समझकर चलना पड़ता था। अभी मैं भीड़-भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही नीली साड़ी वाली औरत मेरा पीछा करते हुए आ रही थी और मुस्कुराते हुए एक बार फिर से मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि इस औरत का घर भी इसी तरफ हो, लेकिन वह पैदल क्यों आ रही थी? यही बात सोचते हुए मैं चल रहा था। फिर वह मेरे बराबर में आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी, तो मैं एक सेकंड के लिए वहीं रुक गया था। मेरे रुकने पर वह भी रुक गई थी और फिर स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई और लगातार मुझे देखने लगी। इस औरत की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तो वह बड़ी अजीब सी औरत लग रही थी, लेकिन इतनी खूबसूरत औरत भला ऐसा क्यों कर रही थी? फिलहाल मेरी खुददारी मेरे बीच में आ गई थी और मैं इस औरत की चालाकी को अच्छे से समझ रहा था। मैंने रुककर उसे देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने आपको थैंक यू तो बोल दिया है ना, क्या अब आपको पानी के पैसे भी देने पड़ेंगे? वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। इस टाइम उसने अपनी पर्स से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। वह देखकर मुझे शॉक्ड लगा। मैंने पूछा ये क्या है और ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? उसने कहा एक बार खोलो तो सही। मैंने खोलकर देखा तो मुझे अचानक ही झटका लग गया था। उसमें तो बहुत सारे पैसे मौजूद थे, जिनको मैं गिन तो नहीं सकता था, लेकिन इतना आइडिया तो हो चुका था कि वह लाखों रुपए थे। मेरे तो हाथ मेरे तो हाथ कांपने लगे थे। इधर मेरे जेब में सिर्फ 100 ही रुपए पड़े थे। इतने पैसे तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। फिर यह औरत कहने लगी, यह 2 लाख रुपए है। यह पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं। मैं इन पैसों को तुम्हें दे दूंगी। क्या तुम इन पैसों के मालिक बनना चाहोगे? इस औरत की बात सुनकर मैं तो बड़ा हैरान रह गया था। आखिर वह किस काम के लिए मुझे यह 2 लाख रुपए दे रही थी? मैंने सवाल किया कि आप यह पैसे मुझे क्यों देना चाहती हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आपकी मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है और ना ही मैंने आपका कोई काम किया है। फिर आखिर आप मुझे यह इतने ढेर सारे पैसे क्यों देने के लिए तैयार हो? आप मुझे यह पैसे क्यों देना चाहती हो? मैडम क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो कि बिना काम के कोई पैसे देता भी है क्या? मैं वह पैसे उसे लौटाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वह औरत मुझसे खुलकर कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। हम दोनों आगे कहीं बैठकर तसल्ली से बातचीत करते हैं। वह मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मेरे दिल में खुशी उमड़ रही थी। यह औरत मुझे 2 लाख रुपए देने वाली थी। मैं तो 2 लाख के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर 2 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती, कम से कम मुझ जैसे गरीब के लिए नहीं, जहाँ पैसे तक नहीं थे। इन 2 लाख रुपए से तो मैं अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकता था। मेरे दिमाग में काफी सारी ख्याल आने लगे थे। वह चलते चलते मुझे एक होटल में ले गई, जहाँ पर अंदर आने के बाद हम दोनों एक तरफ बैठ गए थे। उसने वेटर से कहा कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद इस औरत के पास किसी की कॉल आ गई और यह फोन पर बातें करने के लिए चली गई। इतनी देर में मैंने चारों तरफ होटल को नजर दौड़ाई और देख रहा था। ये एक बड़ा सा होटल था। वहां पर अमीर से अमीर लोग आया करते थे। मैं तो कभी इसके पास से भी होकर नहीं गुजरा था, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी। थोड़ी देर के बाद यह औरत मेरे पास आकर दोबारा से बैठ गई थी। वेटर भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। उसने मुझसे कहा कोल्ड ड्रिंक पियो। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल जाग रहा था कि न जाने यह औरत मुझसे क्या बात करने वाली है। वह अपने मोबाइल में न जाने क्या कर रही थी। मैं उसे देखकर घबरा गया था कि कहीं यह मुझसे कोई ऐसा वैसा काम करने को तो नहीं कहेगी जिसे मैं कर भी नहीं सकूंगा। मैं बहुत ईमानदार इंसान था। सारी जिंदगी मैंने सादगी से ही गुजारी थी। मैं कोई गैर कानूनी काम करके फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद उसने अपना मोबाइल रख दिया। मेरी तो कोल्ड ड्रिंक भी फिनिश हो चुकी थी। उसके बाद उसने मुझसे जो काम बताया
उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी लड़कों में बहुत इंटरेस्टेड है। यकीन मानो, वह तुम जैसे जवान लड़के के लिए तो पागल हुई फिरती है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कोई गिफ्ट दे सकूं। मैं तुम जैसे जवान और स्मार्ट लड़के को उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। औरत इतनी ज्यादा पागलों जैसी बातें कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। मुझे उससे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक औरत भला इस तरह की लिमिट क्रॉस कर देने वाली बातें भी कर सकती है। वह अपनी बेटी के लिए किसी जवान लड़के का बंदोबस्त कर रही थी ताकि वह रात भर उसकी इज्जत के साथ खेल सके। शर्म के मारे मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मैं कहने लगा कि माफ कीजिए मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, मगर मैं कभी ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतनी बात कहकर मैं वहां से उठकर जाने लगा कि उसने फिर से 2 लाख रुपए मेरे सामने रख दिए। फिर उसने अलग से 20,000 रुपए निकाले और मेरे सामने लहराने लगी और उन पैसों को मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस हरकत ने तो मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपनी आने वाली जिंदगी को संवारना चाहता था और मुझे दूर दूर तक यह उम्मीद नहीं थी कि कहीं और से भी इतने पैसों का बंदोबस्त हो सकता है। यह मेरे पास एक गोल्डन चांस था जिसे मैं एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाती। मैंने उस औरत को देखा जो पैसे हाथ में हिला हिलाकर अपनी अदाएं दिखा रही थी। वह मुझसे कहने लगी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एक रात की ही तो बात है और सिर्फ एक रात ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मुझे तुम जरूरतमंद लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मेरी बेटी की तो लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ रात गुजारने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ रात गुजार सको? यह बात कहकर वह खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी थी। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, इस औरत की बात मान लूं या इस औरत से इनकार कर दूं और घर चला जाऊं। घर में भी बहुत ज्यादा तंगी आई हुई थी। माँ बीमार थी, मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी, उसकी शादी करने की उम्र हो गई थी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे अलावा मेरी बहन और मेरी माँ का कोई सहारा भी नहीं था। हमारा छोटा सा ही परिवार था। मेरे पिता भी काफी सालों पहले ही मर चुके थे। मेरी माँ के पास जुड़ा पैसा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं तो बेरोजगार था। मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इससे तुम्हारा ही फायदा है। ये पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। उसके बाद उसने वो अलग से निकाले हुए 20,000 रुपए मुझे दे दिए और कहने लगी, यह लो तुम्हारा एडवांस, जाओ जाकर ऐश करो। बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दे दूंगी। मैं भी वहाँ 20,000 रुपए लेकर अपने घर की तरफ चला गया था। उस औरत ने मुझे अपना मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस भी दे दिया था और बता दिया था कि मुझे किस टाइम उसके घर जाना है। मैं अपने घर गया तो मैं बाजार से खाना लेता हुआ चला गया था, क्योंकि मुझे घर लौटते हुए काफी देर हो गई थी। इसीलिए मैं होटल से खाना लेकर चला गया था। अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ और उनके लिए फल भी लेता हुआ गया था। मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखा और कहा कि आज पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं लाए, बल्कि पका पकाया ही खाना लेकर आए हो। यह देखकर मेरी माँ हैरान रह गई थी, क्योंकि आज से पहले मैं इतना ज्यादा सामान लेकर कभी घर नहीं आया था। मेरी माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी थी कि तुम यहाँ सब कुछ कैसे लेकर आए हो? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? सुबह तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। माँ तो माँ होती है और माँ के सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता था। हाथ मुंह धोते हुए मैं माँ से कहने लगा, माँ, मेरी एक जगह जॉब लग गई है। उन्होंने मुझे एडवांस दिया है।
बस इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए सामान लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि बाजार से ही खाना लेकर चलता हूँ, बहन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी बहन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वह बेचारी तो हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती थी। आज उसे खाना बनाने से छुट्टी मिल गई थी। मेरी माँ मेरी नौकरी के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी कि भगवान तुम्हें इसी तरह से कामयाब करे। देखना, अगर इसी तरह से तुम्हारी नौकरी चलती रही तो धीरे-धीरे हमारे घर के हालात भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मेरी बहन ने मेरे लिए खाना लगाया और हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया था। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस औरत की तरफ से लगा हुआ था। उस लड़की के साथ एक रात गुजारने के वह मुझे 2 लाख रुपए दे रही थी। क्या यह बात सच थी या फिर वह मुझे बेवकूफ बना रही थी? अब जो भी था, उसका राज तो कल ही खुलने वाला था। मैं अगले दिन फिक्स टाइम पर मैं अगले दिन फिक्स टाइम पर तैयार होकर घर से निकलने लगा। मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया, बेटा तुम कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? मैंने माँ से कहा कि मैंने कल आपको बताया था ना कि मेरी नौकरी लग गई है, बस वही जा रहा हूँ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। अगर आपका बेटा कामयाब हो जाएगा तो हमारा पूरा भाग्य बदल जाएगा। मेरी माँ की यह बात सुनकर बहुत खुश होने लगी और मैं घर से निकल आया था। रिक्शा पकड़कर मैं उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर चला गया था। मैं उस औरत के घर पहुंच चुका था। इस औरत का घर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने दोबारा से अपने पास मौजूद एड्रेस को देखा और फिर इस घर को देखा। यहाँ कोई घर नहीं था, बल्कि एक महल था। इतना ज़्यादा खूबसूरत घर था, शायद मैं इतना बड़ा और खूबसूरत घर पहली बार देख रहा था। लेकिन मैं यहाँ सोच-सोच कर परेशान हो रहा था कि यह इतनी अमीर औरत इतना गलत काम कैसे कर सकती है। उस औरत के घर के बाहर खड़े होकर ही उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने मेरी कॉल रिसीव की और कहा कि तुम कहाँ पर हो? मैंने उसे बताया कि मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। तो उसने शॉक्ड होकर कहा, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी से अंदर आओ। मैं तुम्हारा ही बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं डरते-डरते घर के अंदर चला गया था। ये घर तो मैंने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। आज मैं पहली बार इतने बड़े घर के अंदर मौजूद हुआ था। घर के अंदर गया तो वह औरत मेरे सामने तैयार होकर खड़ी हुई थी। उसने एक बहुत ही हल्का सा गाउन पहना हुआ था। पता नहीं वह मुझे क्या समझ रही थी। मैंने उसे कहा, मैडम, आपको मेरे सामने ऐसी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं कोई ऐसा-वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, इसलिए मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ। वह मुझे देखकर हँसने लगी, कहने लगी, मैं तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगी, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया, तो मैं तुम्हें यहाँ पैसे नहीं दूँगी। अगर तुम्हें यह पैसे लेने हैं, तो मेरे कहने के मुताबिक ही काम करना होगा। उसने मुझे कहा, तुम बैठ जाओ। उसने नौकरानी को आवाज लगाई और उससे कहा कि मेहमान आए हैं, इनके लिए लस्सी लेकर आओ। बाहर बहुत गर्मी है। मैं तो जितना हैरान होता, मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, मगर वह औरत कहने लगी, तो तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया है, वह काम तुम्हें रात को शुरू करना है। तब तक तुम्हें यहीं पर रहकर टाइम काटना होगा। मैंने इस घर में बैठे-बैठे सारा दिन गुजार दिया था और मुझे बार-बार यहाँ पर कुछ न कुछ खाने-पीने का सामान दिया जा रहा था। जब रात हो गई, तो वह औरत है मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। आखिरकार मैं भी लड़का था। फीलिंग्स पर कंट्रोल आखिर कब तक रखता था? मैंने सोचा, कितनी खूबसूरत यह औरत है। इसकी बेटी भी उतनी ही खूबसूरत होगी और इसकी माँ मुझे खुद अपनी बेटी के कमरे में भेज रही थी। तो फिर मैं इस काम के लिए मना क्यों करूं? मैं उस औरत के पीछे-पीछे चलते हुए उसकी बेटी के कमरे के बाहर आ गया था। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला था। मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था और मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने का नजारा देख मेरे होश उड़ गए। कमरे को इस तरह से सजाया गया था जैसे यह मेरी आज सुहागरात हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी।
इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी, ये जो लड़की थी, यह सो क्यों रही थी? या फिर यह ज़रूर बेहोश थी? मैंने उसे लेटा हुआ देखकर उसकी माँ से सवाल किया कि यह लड़की क्या सो रही है? वह औरत धीरे से कहने लगी कि यह बेहोश है और मैंने खुद ही इसको बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा गया है, तुम सिर्फ वही करो और फिर जब काम पूरा हो जाए तो तुम मुझसे आकर पैसे ले लेना। वह औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर वहां से चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर गई थी। मैं चलता हुआ उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया था। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी। धीरे धीरे मैं भी देखने लगा था। मैं खुद पर कंट्रोल करना चाह रहा था। फिर जिस काम के मुझे पैसे दिए गए थे, मैंने इस काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। इस कमरे में मुझे लगभग 4 घंटे बीत चुके थे और वह लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उस लड़की की माँ ना जाने किस सोच विचार में टहल रही थी। शायद वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी शर्ट के बटन लगाए और उस औरत के पास जाकर खड़ा हुआ। वह अजीब सी नजरों से मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसे कहा कि मैडम, आपका काम हो चुका है। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं है ना? उसने कोई रिएक्ट तो नहीं किया ना? तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की ना? मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं, वह बेचारी तो अभी भी बेहोशी है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। यह सुनकर उसने खुशी से अपने पास मौजूद 2 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए थे। वह कहने लगी कि जाओ, अब दोबारा मुझे कभी नजर मत आना और तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। यह भी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। और तो और इस काम में तुम पर भी इल्जाम लगाएंगे। मैं इस औरत की हर बात को सुनकर वहां से निकल आया था। बैठे बैठे मुझे 2 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी। माँ को बहाना लगाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले दिन ही बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मुझे इतने पैसे दे दिए हैं। अब तो मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी जिंदगी से गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी माँ तो मेरी खुशियों को देखकर अचानक सोच में पड़ गई थी। अभी रात ही हुई थी जब मुझे उस औरत की दोबारा से कॉल आई। वह कॉल करते ही कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना आज पूरी कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा काम इस तरह से भी पूरा कर सकते हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें और पैसे की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। मैं फोन बंद कर चुका था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो देखने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही टाइम आने पर वह वीडियो भी उस औरत की जेब से पैसे निकलवाने के लिए मेरे काम आने वाली थी। मेरे दिल में तो लालच जाग उठा था, जो अब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब मुझे सोना चाहिए था क्योंकि सुबह एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाला था। अभी सुबह मैं उठा और दोबारा वहीं पर चला गया जहाँ उस औरत का आलीशान बंगला बना हुआ था। यह सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 6 बजा था। उस टाइम तो अमीर लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते थे। मैंने बाहर आकर इस नंबर पर कॉल की तो थोड़ी देर के बाद उस घर का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही वह घर से बाहर निकल आई थी और वह मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। मुझे अब सीधा कोर्ट जाना था, जहां मैं इस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे यह कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैंने उस लड़की को देखा तो वह अपने चेहरे को छुपाकर खड़ी हुई थी। इस लड़की की उम्र लगभग 22 साल थी। इसका नाम सोनाली था। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भी थे। जो कदम वह मेरे साथ उठाने जा रही थी वह उसकी ही भलाई के लिए था। मगर अफसोस, कल के गुजरे हुए हालात हमें याद आने लगे थे। उसके बाद ही मैंने यहाँ फैसला किया था कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूंगा।
कुछ देर बाद कानूनी तौर पर हम दोनों पति पत्नी बन चुके थे। मैं उसकी फीलिंग्स को महसूस कर रहा था। वह बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बिल्कुल खामोश थी और उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। जब उसने कोर्ट मैरिज के पेपर पर साइन किए थे, वह फूट फूट कर रो रही थी। मगर ऐसा करना भी तो बहुत जरूरी था। कल रात जब मैं उसके कमरे में गया था और वह औरत जब कमरा बंद करके वहां से चली गई थी, तो मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मेरी नज़र उसकी खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं तो दंग रह गई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं तो दंग रह गया था। मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत मुझे नजर आ रही थी और उसकी शराफत देखकर मेरा दिल मुझे यह गलत काम करने से रोक रहा था। मैं भी तो बहुत ज्यादा मजबूर था और मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैं कमरे में इधर उधर टहल रहा था और सोच रहा था कि भगवान मुझे कोई सही रास्ता दिखा दे कि मैं कुछ गलत भी ना कर सकूं और मुझे पैसे भी मिल जाए। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे टेबल पर एक डायरी रखी हुई नजर आई। यह डायरी ऊपर से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस डायरी को शायद इस लड़की ने अपने हाथों से ही बनाया था। मैंने डायरी को खोला और पढ़ने के लिए बैठ गया। उस डायरी में इस लड़की की फुल इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी और इसकी जिंदगी की कहानी भी थी। इस डायरी में लिखा हुआ था, यह औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको यह साबित किया हुआ है कि मैं पागल हूँ और यह मुझे पागल साबित करके इस घर से निकाल देना चाहती है। मैं अपनी सौतेली माँ से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती जहाँ पर मेरे अपने ही मेरा यकीन ना करे। यह औरत हमेशा मुझे मेरे पिता की नजरों में गिराने के लिए तैयार रहती है। मेरे पिता मुझसे नाराज रहने लगे थे। उन्हें भी लगता है कि मैं पागल हूँ और पागलों जैसी हरकत करने लगी हूँ। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यह औरत मुझे घर से निकालकर मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। और भी इस डायरी में बहुत सी बातें लिखी थी, जिन्हें पढ़कर मेरा दिल दहल गया था। इस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरी यह सौतेली माँ मेरे साथ काफी कुछ गलत कर चुकी है। अब मेरे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब इसने अगर और ज्यादा मुझे मेरे पिता की नजरों में गलत साबित किया, तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उस लड़की की कहानी में बहुत दर्द था। वह बेचारी बचपन से ही बहुत परेशान थी। मुझे उस बेचारी लड़की पर बहुत तरस आ रहा था और अब उसकी सौतेली माँ थी कि उसने मुझे काम दिया था कि मैं उसके साथ एक रात गुजार दूं। मैं समझ गया था, उसकी माँ उस पर गलत आरोप लगाकर उसे बदनाम करना चाहती है, ताकि वह अपने पिता की नजरों से गिर जाए और उसका पिता अपनी जायदाद से अपनी बेटी को निकाल दे। भले ही मैं उस औरत का काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मेरी ईमानदारी मुझे यह काम करने से रोक रही थी। अब तो मैं समझ चुका था कि अगर इस लड़की के साथ और ज्यादा गलत किया गया, तो यह लड़की अपनी जान दे देगी और मैं एक मासूम लड़की को अपनी वजह से मरने नहीं देना चाहता था। अगर वह होश में होती और अपनी मर्जी के साथ यह सब कुछ करती, तो भी शायद मेरी ईमानदारी मुझे उसके साथ यह सब कुछ करने से रोक लेती। मगर वह बेखबर सो रही थी। उसकी माँ ने जबरदस्ती उसको बेहोश किया था, ताकि जब उसको होश आए तो उसकी इज्जत लुट चुकी हो। यह औरत उस बेचारी के साथ बहुत ज्यादा पीछे पड़ी हुई थी। एक औरत ही दूसरी औरत की जिंदगी खराब करने पर तुली हुई थी। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत न करने का फैसला कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं इसे जगाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैंने इसे उठाने की कोशिश की, मगर वह जाग ही नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद बार बार आवाजों की वजह से उसे होश आ चुका था, जैसे कि वह जागी थी। उसने अपने कमरे की चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा। वह घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी, तुम कौन हो? यह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो चीखने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी आवाज भी उसके जैसे ही बहुत प्यारी थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ।
इसके बाद मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ ने मुझसे उसके साथ करने के लिए कहा था और उसके बदले में मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। यहाँ सुनकर तो उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर फूट-फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह एक औरत होते हुए इस हद तक भी गिर सकती है। सही कहा किसी ने कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वह कभी भी आपके साथ सगे जैसा बर्ताव नहीं कर सकती। वह मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 8 साल की थी, मेरी माँ की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पेरेंट्स मुझ पर जान निछावर करते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता ने मेरे जन्म के बाद ही यह बंगला मेरे नाम कर दिया था और जो उनकी बाकी प्रॉपर्टी थी, वह मेरे पिता ने मेरी माँ के इलाज पर खत्म कर दी थी, क्योंकि वह माँ को हर तरह से बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहाया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं बच सकी थी। फिर एक दिन मेरी माँ मुझे और पापा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद मेरे पिता ने मेरी माँ की मौत के गम को अपने दिल से लगा लिया और वह इसी गम में बर्बाद होते चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। यह बंगला मेरे नाम था। मैं इस बंगले की अकेली मालिक थी और मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक मर्द सिर्फ अपनी पत्नी से ही कर सकता है। मैं बेटी होकर अपने पिता का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मैं अपने पिता के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाती थी। मेरे पापा को उनके रिश्तेदारों ने समझाया कि उनकी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब मेरी उम्र 13 साल हो गई थी और मैं धीरे-धीरे जवान होने लगी थी। इसी तरह मेरे पापा की शादी मेरी इस सौतेली माँ के साथ हो गई, क्योंकि यह मेरे पापा के दोस्त की बहन थी और यह एक विधवा थी। इस औरत के पति की मौत हो गई थी। मेरे पिता ने इससे शादी करके इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि यह औरत मेरे पापा का और उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। मुझे भी अपने पापा की दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी इस तरह से मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन इस औरत ने घर में आने के बाद मेरा जीना दुश्वार कर दिया था, क्योंकि यह औरत अच्छे से जानती थी कि इस बंगले के अलावा मेरे पापा के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी, वह काफ़ी सालों पहले मेरी माँ के इलाज में खत्म हो चुकी थी। अब जो कुछ है, वह यही है। मेरे पापा का बिज़नेस बहुत अच्छा है। वह काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने बिज़नेस पर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को हमेशा यही बात काटती थी कि यह बंगला उसके पति की बेटी के नाम क्यों है, हालांकि वह अब मेरे पिता की पत्नी बनकर इस घर में आ गई थी, तो यह बंगला उसके नाम होना चाहिए था। मैं उसको अपनी माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वह औरत मुझे हमेशा ही धुतकार देती थी। मेरे पिता के सामने तो ऐसी बनती जैसे मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके पीछे मुझ पर अत्याचार करती थी। मुझे खाना नहीं देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इस तरह से मेरी उम्र अब 22 साल हो गई है और इस औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा-लगा कर मेरे पिता को मेरे खिलाफ कर दिया। कभी-कभी मेरे पिता मेरी बात मान लेते थे, लेकिन कभी-कभी वह मुझ पर इस औरत के लिए हाथ भी उठा देते थे। इसने मेरे ऐसी अजीब-अजीब हरकतें मेरे पिता को बताई कि उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया था और सिर्फ मुझे कमरे में बंद रहने के लिए ही कहा। मैं पिछले 8 सालों से इस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मेरे पिता मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अभी तक मेरे पिता के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई है और अगर मैं उसको अपना बंगला भी दे दूँ, तो वह बदले में मुझे प्यार नहीं देना चाहती। वह मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। मुझे पता है, अगर मैंने उसके नाम अपना बंगला करवा दिया, तो वह मुझे और मेरी ज़िंदगी को और भी खराब कर देगी। वह मेरी ज़िंदगी पहले भी काफ़ी खराब कर चुकी है, क्योंकि वह मुझे पागल साबित कर चुकी है
और तो और मेरा अपने कमरे से निकलना भी बंद हो गया है। इसीलिए तो इस औरत ने यह चाल चली कि वह तुम्हें मेरे कमरे में रात गुजारने के लिए भेज दे। मुझे पूरा यकीन है कि इस कमरे में कहीं न कहीं कैमरे भी लगे होंगे, ताकि वह सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पिता को दिखाए और अब की बार मेरे पिता मुझे धक्के मारकर अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे इस घर से निकाल दे और वह औरत इस घर में खुशी-खुशी ऐश करे। वह लड़की ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। कहने लगी, मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यह औरत मेरे पिता को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूँगा, तुम फ़िक्र मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ। वह मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, जिसने मुझे तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। वह कहने लगी, तुम मेरी किस तरह से मदद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर उसे अपने प्लान के बारे में बताया और मैं शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसकी माँ से पैसे ले लिए थे और वहाँ से निकल आया था। अगले दिन प्लान के मुताबिक सोनाली ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो गई है। तभी तो मुझे उस औरत ने फ़ोन करके बताया था कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। सोनाली के पिता 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे और 2 दिन के बाद सोनाली के पिता घर आए तो सोनाली की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ अपना मुँह काला किया है। अब जल्दी से इसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। सोनाली की माँ ने उसके कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे दिखाना चाहा, लेकिन वह रिकॉर्डिंग चली ही नहीं, क्योंकि मैंने कैमरे का तार डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि सोनाली मुझे बता चुकी थी कि इस कमरे में जरूर कैमरे होंगे और उसके बताने के मुताबिक जब मैंने कमरे में चेक किया तो कमरे में कैमरा मौजूद था, क्योंकि उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत था जिसने सोनाली की सौतेली माँ को बर्बाद करके रख दिया। मैं सोनाली के पिता के घर पहुंचने से पहले ही उनको उनकी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज चुका था। जब सोनाली की माँ ने दूसरे दिन कॉल करके मुझसे कहा था कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम किया, मैं ऐसा ही चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और वह फूट-फूट कर रोए। तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे और ले लेना। ये पूरी बात मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग मैंने सोनाली के पिता को सेंड कर दी थी। सोनाली के पिता ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बजाय अपनी पत्नी पर हाथ उठाया और उसे वह रिकॉर्डिंग सुना दी। सोनाली की माँ को यह उम्मीद नहीं थी कि अपने बिछाए हुए जाल में वह खुद ही फंस सकती है। सोनाली ने भी सब कुछ सच-सच बता दिया था और कहा था कि वह मेरे साथ शादी कर चुकी है। मैं भी मौके पर पहुंच गया और मैंने कहा कि इस औरत ने मुझे इस गलत काम के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। सोनाली के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया और अब सोनाली की सौतेली माँ दर-दर की ठोकरें खा रही है। मेरी ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी चुपके शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी खुशी-खुशी अपनी बेटी से शादी करवा देता और यही हुआ। उन्होंने खुशी-खुशी मेरी और सोनाली की शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि सोनाली खूबसूरत होने के साथ-साथ एक संस्कारी और एक अमीर बाप की बेटी थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी सोनाली के साथ बहुत अच्छे से गुजर रही है और अब मैं सोनाली से बहुत प्यार करने लगा हूँ। सोनाली ने भी एक अरसे बाद खुशियों को महसूस किया था। आज वो बहुत खुश है, क्योंकि सोनाली का घर बहुत बड़ा था, तो अब मैं और मेरी माँ बहन भी उसी के घर में रहती है और मैं उसके पापा के साथ बिजनेस करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।